शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे साइंस से, और साइंस में सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्लैक होल से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें ब्लैक होल के बारे में पहले समझना होगा। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक होल की पिक्चर बताई गई है। ठीक है, एक प्रकार से किसी आर्टिस्ट की ये ड्राइंग है ब्लैक होल, जिसका नाम रखा गया था साइग्नस X1। ठीक है, इसमें बताया गया है जब एक जो लार्ज स्टार है, ये आप देख रहे हैं लार्ज स्टार, ये क्या है, इसमें जब इसकी ओर खींचने लगा, धंसने लगा, उस समय क्या कंडीशन रहती है ब्लैक होल की, उसके बारे में बताया गया है। ये प्रकाश की आप पट्टी देख रहे हैं और बीचों बीच में है ये ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या काम करता है, इसका जो स्टार है, इसका जितना भी मैटर है ना, ये अपनी ओर क्या काम करता है, पुल करने का काम करता है। ये ब्लू स्टार है, इसी से ये मैटर को अपनी ओर खींच रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया है कि ब्लैक होल आइट साइड में यदि कोई चीज़ है उसके, तो उसको अपने केंद्र की ओर खींच लेगा। इसके अलावा ये जो सेकंड पिक्चर देख रहे हैं आप, ये हमारी मिल्की वे है। ये भी आर्टिस्ट का ड्राइंग है जो कि ये बताती है कि करंट व्यू ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। साइंटिस्ट के एविडेंट ये बताते हैं कि मिडल ऑफ द मिल्की वे इज सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो हमारी जो मिल्की वे है उसके केंद्र में माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसके अलावा तीसरी जो इमेज है इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मिल्की वे है हमारी, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये फ़ोटो खींची गई थी। इसी को जब आप जूम कर दोगे तो यहाँ पर ये ब्लैक होल स्थित है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में कहीं पर भी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है अंतरिक्ष में जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि लाइट भी उससे बाहर होकर के नहीं गुजरती है। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो मैटर है ना वो बिल्कुल स्क्वीज होते गया है, स्क्वीज होते गया, मतलब एकदम दबा दबा के किसी चीज़ में आप उसको भरे हुए, आप ऐसा समझ सकते हो। मतलब घना तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मैटर का एकदम, और स्पेस छोटी सी है। दिस कैन हैपन व्हेन ए स्टार डाइंग। ऐसा कब होता है, जब कोई तारा मरता है। तो तारे का जन्म से लेकर तारे की डेथ तक आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एनसीईआरटी यदि आप देखें तो। अब इसमें कहा जा रहा है बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, यहाँ से प्रकाश ही नहीं निकलता है, तो पीपल इसको देखेंगे कैसे, दे आर इनविजिबल, उनको अपन नहीं देख सकते। स्पेस टेलीस्कोप विथ स्पेशल टूल कैन हेल्प टू फाइंड ब्लैक होल। द स्पेशल टूल कैन सी हाउ स्टार दैट आर वेरी क्लोज टू ब्लैक होल्स एक्ट डिफरेंटली देन अदर स्टार। यदि कोई स्टार इस ब्लैक होल के किनारे है तो ये जो है ना कुछ अलग प्रतिक्रिया करने लगता है अदर स्टार की अपेक्षा। दोनों, इससे और इससे यदि आप तुलना करेंगे तो इसके अलावा जब आज हम बात कर रहे थे सुपर मैसिव ब्लैक होल की, तो ठीक है, द लार्जेस्ट ब्लैक होल्स आर कॉल्ड सुपर मैसिव ब्लैक होल। सबसे बड़ा जो ब्लैक होल होता है उसको हम कहेंगे सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये जो ब्लैक होल रहते हैं ना, इनका जो मासेस है, मतलब द्रव्यमान, दैट आर मोर देन 1 मिलियन सन्स टुगेदर। 1 मिलियन सन्स को आप जोड़ देगो आपस में, तब जाके उसका द्रव्यमान के बराबर ये बन पाएगा। साइंटिस्ट हैव फाउंड प्रूव दैट एवरी लार्ज गैलेक्सी कंटेन ए सुपरमैसिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर। हर एक जो गैलेक्सी होती है जिसको हम कहते हैं, हिंदी में निहारिका बोलते हैं ना जिसको, तो हर एक गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल पाया जाता है। और बताया जाता है कि द सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज कॉल्ड सैगिटरस।
सैगिटरस नाम दिया गया है हमारे मिल्की वे के बीच में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है। बताया जा रहा है इसका जो द्रव्यमान है ना इक्वल टू अबाउट 4 मिलियन सन्स एंड would fit inside a very large ball that could hold a few million earths। अब हम चलते हैं और न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि was it really a black hole that the EST imaged in 2019 में एक ब्लैक होल की इमेज ली गई थी। किसके द्वारा? इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के द्वारा। तो उसी के बारे में यहाँ जांच पड़ताल की गई है कि क्या ये ब्लैक होल ही था। इन 2019 की बात है। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के, इन्होंने कैप्चर किया था फर्स्ट एवर इमेज ऑफ द सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका नाम रखा गया था M87, ठीक है, विच वॉज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी मेजर 87। M87 के बीच में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया गया था। इसकी इमेज पहली बार खींची गई थी किसके द्वारा? इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के द्वारा। अब इस ब्लैक होल के बारे में कैलकुलेशन किया गया 6.5 बिलियन टाइम्स द सन्स मास। सूरज का द्रव्यमान जितना भी है उसका 6.5 बिलियन गुना इसका द्रव्यमान है। और बताया गया था कि 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमारी पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो अंतरिक्ष में ज़्यादातर जो डिस्टेंस है ना उसको प्रकाश वर्ष में ही नापा जाता है, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं। तो मोस्ट स्पेस ऑब्जेक्ट वी यूज लाइट ईयर टू डिस्क्राइब देयर डिस्टेंस। ए लाइट ईयर इज डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? ये होता है 6 ट्रिलियन माइल या फिर 9 ट्रिलियन किलोमीटर के। दैट इज ए 6 विथ 12 जीरो बिहाइंड इट। तो एक बात तो ये सामने आ गई कि वैज्ञानिकों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाया था। अब आगे ये बात आ जाती है कि एक पेपर है जो कि पब्लिश किया गया था यूरोपियन फिजिकल जर्नल। इसमें श्रीबिंग्स, इसमें एक अल्टरनेट ही एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसके बारे में। मतलब ये ब्लैक होल है या नहीं है, इसके बारे में वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं। तो इसके जो आथर हैं उनका कहना है M87 स्टार इज नॉट नेसेसरली ए ब्लैक होल लेकिन कुड इवन बी ए नेग्ड सिंगुलरिटी विथ ए ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल। इन्होंने इसको ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल कहा है। बताया जा रहा है व्हेन स्टार मच मोर मैसिव देन द सन रीच द एंड ऑफ देयर लाइफ। मतलब कि जब कोई स्टार अपनी लाइफ ख़त्म होने वाली कंडीशन में पहुंचता है, दे कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी। वो अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर में क्या हो जाते हैं? कोलैप्स होना चालू कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस कोलैप्स मोस्ट एस्ट्रोनॉमर बिलीव इज ए ब्लैक होल। और इसको ही लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल बोल देते हैं। ब्लैक होल के 2 पार्ट होते हैं। एज इट्स कोर इज सिंगुलरिटी, ठीक है, कोर इसका सिंगुलरिटी लिए रहता है। मतलब एक पॉइंट दैट इज इन्फिनेटली डेंस, बिल्कुल अनंत तक डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। एज ऑल द रिमेनेंट मास ऑफ ए स्टार इज कंप्रेस्ड इनटू दिस पॉइंट। एक बिंदु, एक छोटा सा बिंदु, यहीं पर पूरा जो मास है वो केंद्रित हो जाता है, पूरा इकट्ठा उस बिंदु में जाकर के भर जाता है। देन देयर इज द इवेंट हॉरिजन, एन इमेजिनरी सरफेस सराउंडिंग द सिंगुलरिटी and gravity of the object is such that once anything enter the surface it is trapped forever। इसमें बार बार जो एक वर्ड आ रहा है इवेंट हॉरिजॉन, मतलब
ब्लैक होल का वो हिस्सा जहाँ से कोई भी चीज़ रिटर्न होकर के वापस नहीं आती। द इवेंट हॉरिजॉन ऑफ ए ब्लैक होल इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है, अब आगे इसमें जो बात बताई गई थी, क्या बोलते हैं जिसको, नेक्ड सिंगुलैरिटी। तो इसी से रिलेटेड बात बताई गई है। देखो, कई सारे सिनेरियो हैं जबकि स्टेलर जो है कोलैप्स होता, मतलब तारे का विघटन होता है, तारे की डेथ होती है। इवेंट होरिजॉन डज नॉट फॉर्म, इसमें बताया जा रहा है। एक तो कई सारे सिनेरियो हैं काहे के, स्टेलर कोलैप्स के। द इवेंट होरिजॉन डज नॉट फॉर्म, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें इवेंट होरिजॉन जो है निर्माण नहीं होता। इसके अलावा एंड सिंगुलैरिटी इज एक्सपोर्ट टू आउटसाइड, और जो इसकी सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पर पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होने लग जाता है। और ये जो सिंगुलैरिटी है वो कहाँ पर दिखाई देगी आपको, आउटसाइड में दिखाई देगी, विथआउट एनी इवेंट होरिजॉन सील्डिंग इट। और इवेंट जो होरिजॉन है इसको सील्ड नहीं कर रहा है, विथआउट एनी इवेंट होरिजॉन सील्डिंग इट। ऐसी ऐसी अलग अलग कंडीशन इसमें बताई गई हैं। और फिर बाद में यहाँ पर बताया जाता है मोनोपोल्स एंड ग्रेविटी के बारे में। मतलब कि हम यहाँ पर जानेंगे, इसमें एक जो बात कही गई है ना, ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल आखिर क्या है। तो इसमें बताया जाता है कि 19वीं सेंचुरी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यूनिफाइड किया था इलेक्ट्रिसिटी को एंड मैग्नेटिज्म को। किस प्रकार में यूनिफाइड किया इन्होंने, कंबाइंड फोनामेन, मतलब कि इनका जो फोनामेन है वो कंबाइंड रूप में है। और इन्होंने ये भी शो किया है कि लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, कंबाइन में कर दिया ना इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक वाला भी गुण। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एसीमेट्री को देखने को मिलती हमको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की में, विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी फाउंड टू एग्जिट इंडिपेंडेंटली। द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। प्लस और माइनस वाले जो चार्ज हैं वो इंडिपेंडेंटली हमें बिजली में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मैग्नेट के बॉल होते हैं ना वो हमको पेयर में देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर चक्रवर्ती ने कुछ बातें कही, एन एनालॉजी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू एक्सप्लेन दैट इन 1963 न्यूमैन टाम्बुरोनियो एंड यूनिटी प्रपोज्ड ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसी का नाम इन्होंने रखा था ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल, या फिर ग्रेविटो मैग्नेटिक चार्ज का भी इन्होंने नाम दिया था। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं जीका वायरस से रिलेटेड। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी को देखेंगे, जैसे कि जीका वायरस क्या है, इंडिया में क्या कंडीशन है इसकी, वर्ल्ड में कैसी कंडीशन रही है, कैसे फैलता है, पहली बार कब आया था, और इंडिया को क्या करना चाहिए यदि जीका वायरस हमारे यहाँ पर फैलते जा रहा है। तो देखो, अभी हमारे यहाँ कोरोना को टेस्ट करने की लैब की फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब आप कह सकते हैं कि पर्याप्त है। पिछले 18 महीने में ये कैपेसिटी हमने हासिल किए हैं। तो ये जो कैपेसिटी है इसका हम यूज़ कर सकते हैं अदर इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियों के लिए। ठीक है, जैसे कि जीका वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास लैब मौजूद है। इसमें RH के बारे में बताया गया है, रीसस। ठीक है, ये रीसस है, मतलब रीसस फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में जो प्रोटीन पाया जाता है ना उसको ही क्या कहते हैं, रीसस या फिर RH कहा जाता है। तो इसको हमने क्यों देखे हैं, वो इसलिए देखे हैं कि क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो जीका वायरस है,
जीका वायरस पहली बार डिटेक्ट किया गया था रीसस मंकी में, इन कहाँ पर, जीका फॉरेस्ट इन युगांडा। 1947 की ये बात है। इसके बाद आइडेंटिफाई किया गया था ह्यूमन में, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही साल बाद मानव में भी ये पाया गया। अपीयर्स टू बी रीपोजिशनिंग इटसेल्फ, इसके बाद अपने आप को ये रिपोजिशन करते गए। फॉर द हम फर्स्ट 60 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर डिटेक्शन केवल 14 ह्यूमन केसेस हैड बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका। एशिया और ट्रॉपिकल अफ्रीका में केवल 14 ह्यूमन केसेस हमको देखने को मिले। और बताया जा रहा है पहला फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ जीका वायरस वाज रिपोर्टेड इन 2007 इन द आइलैंड ऑफ याप, मतलब ए फेडरेटेड स्टेट इन माइक्रोनेशिया इन पैसिफिक। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी पहली बार, बताया जा रहा है। जीका वायरस रिसीव्ड ग्लोबल अटेंशन विद स्टार्ट ऑफ ए मेजर आउटब्रेक इन ब्राज़ील इन मार्च 2015। ब्राज़ील में जब ये बड़े तौर पर आया तो पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ पे गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे कई सारे देशों में फैलते गया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और कैरिबियन में भी फैलते गया। तो यहाँ पर आपको कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, कंडीशन विच रिजल्ट इन ए स्मॉल ब्रेन इन द फेटस। फेटस मतलब होता है भ्रूण। 1 फरवरी 2016 को जीका वायरस आउटब्रेक को डेजिग्नेट कर दिया गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ए क्लासिफिकेशन ए स्टेप बिफोर ए डिसीज इज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक घोषित करने के पहले आप एक कदम यदि चलोगे तो उसको हम कहेंगे कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। फिर 2015 और 2017 के बीच में 5,50,000 सस्पेक्टेड और 1,75,000 कन्फर्म केस जीका वायरस के रिपोर्ट हुए। इसमें इंक्लूड है 2700 केसेस ऑफ माइक्रोसेफली इन ब्राज़ील एलोन। इसमें जो वर्ड आया है माइक्रोसेफली, माइक्रोसेफली मतलब जो माइंड है ना उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता, एबनॉर्मल स्मॉलनेस ऑफ द हेड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया क्या क्या कंडीशन रही 2015 से लेकर के 2017 तक की। इसके अलावा द आउटब्रेक हैड सब्सिडाइड बाय मिड 2017। However, by the late 2019, the Zika virus has been reported from at least 87 countries across the world. अब धीरे धीरे क्या है ना ये फैलते गया, 87 देशों तक पहुंच गया है। अब अर्लीस्ट एविडेंस की यदि आप बात करोगे जीका वायरस के इंडिया, तो वो रहे थे 1952-53 के शुरुआती दौर कह सकते हैं। जीका वायरस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर बताई गई है। जीका वायरस जो है ना नॉर्मली आप देखोगे तो मच्छर से जनित एक प्रकार की इलनेस होती, बीमारी होती, जो कि ट्रांसमिशन होता है एंडीज मॉस्किटो के माध्यम से। एंडीज प्रजाति का जो मच्छर रहता है ना, यदि आपको काट देता है तो उससे जो है जीका वायरस फैलता है। यही जो मच्छर है वो चिकनगुनिया और डेंगू भी फैलाता है। फिर भी कहा जाता है जीका वायरस जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है कैसे, यदि किसी मदर को हुआ है तो उसके बच्चे को भी होने का संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड, अदर बॉडी फ्लूइड एंड ऑर्गन ट्रांसलेशन एज वेल एज सेक्सुअल कांटेक्ट, इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये बीमारी फैल जाती है। इसमें बताया जाता है कि ज़्यादातर पीपल में यदि आप देखोगे ना तो कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे कि रैसेस हमें देखने को मिल रही हैं, आई में रेडनेस देखने को मिल रही है, मसल और पेन जॉइंट देखने को मिल रहा है, हेडेक है और जनरलाइज्ड फटीग और थोड़ी बहुत थकान रहती है, इस प्रकार के लक्षण।
देखो, यदि आप इसकी स्वरूप को देखोगे ना, तो नॉर्मली हम जैसे लोगों की यदि होगा तो हमें तो वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पार्टिकुलर आप हम बात करोगे प्रेग्नेंट वूमन की, ठीक है, तो इनका जो बच्चा है ना, उसके भ्रूण का जो माइंड का विकास है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, विकृत विकास होता है उनके माइंड का। और बताया जा रहा है सिम्टम आर वेरी सिमिलर टू अदर कॉमन वायरल इलनेस, इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड इफ देयर इज ऑनगोइंग जीका वायरस ट्रांसमिशन इन द एरिया, ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विद कन्फर्म केस, द लेबोरेटरी कन्फर्मेशन इज डन फ्रॉम ब्लड और यूरिन आवर सैंपल। तो सिंपल ये आप देखोगे ना, तो इसके जो सिम्टम हैं वो ज़्यादा कोई खास अलग नहीं है, जैसे अदर जो वायरस वाले बीमारी हैं उसी के समान इसके सिम्टम रहते हैं। आपको हुआ कि नहीं हुआ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी, इसके अलावा कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री देखी जाएगी ताकि केस कंफर्म हो सके, ठीक है। लेबोरेटरी से आपका ब्लड और यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, इससे भी कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको वायरस हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसी कोई भी लाइसेंस वाली वैक्सीन नहीं बनी है जो कि इस डिसीज को प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पीपल को क्या कहा जाता है, आप रेस्ट करिए, बढ़िया खाइए और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी भी आपको सही मात्रा में लेना है, शराब का नहीं कह सकते पीना है कि नहीं पीना है। कुल मिलाकर की बात कही जा रही है कि देयर इज़ ए नीड फॉर सिस्टमेटिक सर्विलांस ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन जीका वायरस। हमें जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से इसके सर्विलांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कई सारे वेरिएंट्स भी आ गए, जैसे कि अमेरिका वाला वेरिएंट हो गया, और भी ईस्ट वाला, ईस्ट वेस्ट जो एशिया है उधर वाला वेरिएंट हो गया। ऐसे कई सारे इसके वेरिएंट मौजूद हैं जो कि ज़्यादा घातक हैं। कंसिडरिंग मोस्ट इंडियन स्टेट हैव रिपोर्टेड जीका वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी अभी देख रहे हैं हम नए नए स्टेट में इसके केस मिलने लगे हैं। तो जो है अभी जो है हमें सर्विलांस बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारी लेबोरेटरी है ने इनको इक्विप करना है विथ टेस्टिंग किट फॉर जीका वायरस, उनको टेस्टिंग किट प्रोवाइड करना है। इन एरिया वेयर केसेस आर रिपोर्टेड, एक्टिव केस फाइंडिंग्स एंड सर्विलांस एंड मॉस्किटो कंट्रोल मेजर, मतलब कि हमें मच्छरों को कंट्रोल करना है, सर्विलांस करना है, eliminating of breeding sites and the public awareness campaign especially for इसका के लिए pregnant women should be prioritized. It is also time to ensure coordinated action between state government and municipality corporation to develop joint action against vector-borne disease and share responsibility for public health action. यहाँ पर उपाय बताए जाते हैं, इनका यूज़ हम मेंस में कर सकते हैं। हमें तो प्रेग्नेंट वुमनों की ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं के लिए हमको देना है। इसके बाद साइंस की छोटी छोटी खबरें, इनको भी हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि ये हमारा सोलार सिस्टम है, यहाँ सूरज है और यहाँ पर बाकी जो ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, अदर ग्रह की हम बात कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट है ना, इसमें बताया गया है कि लाइकली टू हैव थिन क्रस्ट, थिन, इनकी जो क्रस्ट है वो थिन हो सकती है। और एक बात इसमें बताई गई है कि ये जो ग्रह है ना बाहर के, ये प्लेट टेक्टोनिक को दिखाए ऐसी कोई संभावना नहीं है, इसीलिए इधर पर हैबिटेबल की कोई संभावना भी नहीं है। हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य भी नहीं है। और एटलीस्ट 3 ऐसे जो वर्ल्ड हैं मे हैव बीन फाउंड सो फार, अभी तक 3 एग्जाम्पल ऐसे हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो बताया जा रहा है इंडस्ट्रियस माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स मतलब होता है सूक्ष्म जीव। इसमें बताया जा रहा है माइक्रोब्स में हैव बीन बिहाइंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल क्रिएशन। कोल क्रिएशन की पहली
स्टेज में कोल क्रिएशन मतलब कोयला, आप ये समझ लीजिए कि कोयला बनने के पहले माइक्रोब ने हैव बीन बिहाइंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल क्रिएशन। ठीक है, मान के चलो ये स्टेज है, यहाँ पर कोयला बन गया है, तो इसके पहले हमको माइक्रोब देखने को मिलते हैं, ऐसा स्टडी में सामने आया है। इसमें बताया गया है कि मेथॉक्सिल ग्रुप इन कोल सैंपल, मेथॉक्सिल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, कोल सैंपल्स की। रिसर्चर ने ये बताया है कि ऑर्गेनिक मटेरियल इवेंचुअली बिकम्स कोल, और यही जो ऑर्गेनिक मटेरियल है बाद में क्या हो जाता है, कोल बन जाता है थ्रू एक्शन ऑफ एनारोबिक माइक्रोब। ठीक है, एनारोबिक मतलब अवायवीय माइक्रोब दैट कंज्यूम द मेथॉक्सिल ग्रुप। अब ये जो है मेथॉक्सिल ग्रुप को कंज्यूम करता है और फिर ट्रांसफॉर्म कर देता है कोल और मीथेन को। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो डायमंड से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि डायमंड में हमें कुछ क्लू देखने को मिले। डायमंड किस टाइप का है, वो है ग्रीनिश ऑक्टाहेड्रल शेप का डायमंड। ये हमें मिला था आज से एक डिकेड एगो, मतलब आज से 10 साल पीछे यदि आप चले जाओगे। ओरफा डायमंड माइन की हम बात कर रहे हैं, बोत्सवाना की। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कंटेंट है स्मॉल ब्लैक स्पेक्स मतलब धब्बे, स्मॉल ब्लैक धब्बे हमको देखने को मिले, और यही जो है टर्न हो गया बाद में किसमें, मिनरल में, आइडेंटिफाइड इन द नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हमको देखने को मिला। ये जो डिस्कवरी है इसको रिपोर्ट किया गया था साइंस में, एंड द मिनरल, बाद में इस मिनरल का नाम रख दिया गया डेवी माउइट। बताया जा रहा है कि अर्थ की सरफेस पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये एक मेजर रोल प्ले करता है हीट फ्लो डीप इनसाइड द अर्थ, है ना। हीट के फ्लो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारी अर्थ में। इसके बाद हम देखने वाले हैं सरकम बाइनरी स्टार के बारे में। ठीक है, ये 2 स्टार आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपस में इस प्रकार से इनकी लोकेशन है, और ये एक ग्रह है जो कि इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो यदि वो 2 स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सरकम बाइनरी स्टार। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ऐसा प्लैनेट जो कि ऑर्बिट करता है पेयर ऑफ स्टार, 2 स्टार हैं, इसी में यदि वह ऐसे करके वृत्ताकार आकृति में ये घूमने लगता है तो इसको हम कहेंगे सरकम बाइनरी स्टार। Thus such objects were thought to be confined to science fiction. Using NASA's Kepler and TESS mission data, astronomers have detected 14 such systems. तो नासा का केपलर और टेस मिशन ने इस प्रकार के 14 सिस्टम को डिटेक्ट किया है। ये जो सिस्टम है काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने में। A 2020 paper in the Astronomical Journal came up with a method. This has been validated with the same group using the method to find first such planet in TESS data. इसके बाद ये मॉस्किटो से होने वाले जो डिसीज़ है ना, उससे ही रिलेटेड एक आर्टिकल छपा है। इसमें बताया गया है कुछ चीज़ें, जैसे कि R21 वैक्सीन के बारे में बात बताई गई है। तो R21 वैक्सीन की एफिकेसी यहाँ बताई गई है 77%, एंड टारगेट द सरकम स्पोरोजाइट प्रोटीन CSP ऑफ द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो यदि हमसे पूछा जाता है R21 जो वैक्सीन है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो हम यहाँ पर उसका आंसर क्या लगाएंगे, ये टारगेट करती है CSP को, जो कि किसका रहता है, मलेरिया पैरासाइट का रहता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को ये टारगेट करती है।
सेकेंड जो वैक्सीन है वो बात बताई जाती है WHO के द्वारा जिसको क्लियर किया गया है, उसका नाम है मोस्क्यूरिक्स। ये कहाँ की है? ये है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। कहाँ की है ये? यूके की। with involvement of the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Vaccine has been tested in Kenya, Malawi, घाना और ये 8 लाख बच्चों के ऊपर टेस्ट किया गया और इसकी जो एफिकेसी है, दक्षता है, वो 50% है इन द फर्स्ट ईयर, लेकिन ड्रॉपिंग एज टाइम प्रोग्रेसेस, लेकिन इसमें भी उतनी ज़्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली है, बताया जा रहा है आगे। इसके अलावा एक और वैक्सीन का नाम हमें याद रखना है DENVAXIA, डेंग वैक्सिया, फ्रॉम सेनोफी पेस्टर। ठीक है, ये इसके द्वारा बनाई गई है। इसको अप्रूवल मिल गया है सेवरल कंट्री का। सो एफिकेसी 42 से लेकर के 48% तक। ये किसके लिए है? ये जो वैक्सीन है ये डेंगू की वैक्सीन है। इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट पेज पर और न्यूज़ देख लेते हैं। यदि देखा जाए फ्रंट पेज में तो उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं आई है। मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के न्यूज़ आई है। तमिलनाडु का कहना है कि अब कंडीशन सही हो गई है, अब इस बांध से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। मुल्ला पेरियार बांध का जो निर्माण है आज से लगभग 123 साल पहले हुआ था। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बांध है। ठीक है, ये बांध बना है केरल के इडुक्की ज़िले में। मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पर इसको बनाया गया। लंबाई 365 और ऊंचाई 53 मीटर है। इसके माध्यम से क्या होता है, तमिलनाडु अपने 5 दक्षिणी जिलों के लिए पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए पूरा यूज़ कर रहा है। जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था तो 999 साल के लिए एक समझौता हुआ, तो इसका परिचालन किसको दे दिया गया? तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दिया गया। मतलब परिचालन, मेंटेनेंस, लेवल कितना रखना है, नहीं रखना है, बंद चालू करना है, सब तमिलनाडु को सौंप दिया गया था। इसका उद्देश्य था पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदी है पेरियार नदी, इसके पानी को तमिलनाडु के एरिया में हमें भेजना है। PIB की 2 न्यूज़ थी जिनको हम नहीं देख पाए थे कल की, हाँ शायद परसों के दिन की न्यूज़ थी। उसमें गवर्नमेंट ने 2 स्कीम को लॉन्च की थी। पहली बात तो ये थी कि शिकायत के समाधान को लेकर के, और जो दूसरी स्कीम थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, उसको लेकर के थे। तो इसमें बात बताई जा रही थी जैसे कि यदि मैं CG में रह रहा हूँ और मैं MP में भोपाल में पहले कहीं किसी कंपनी में जॉब करता था, वहाँ SBI में मैंने अकाउंट खुलवा लिया। अब मैं वहाँ से आ गया छत्तीसगढ़ में जॉब करने लगा हूँ। यदि मुझे बैंक से रिलेटेड कोई शिकायत करनी रहती थी तो मुझे सीधे कहाँ, यहाँ MP के भोपाल की ब्रांच में ही शिकायत करना पड़ेगा। आज के समय में ऐसा हो गया है, एक ही प्लेटफॉर्म बन गया है, आप जहाँ हैं वहीं से अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा, जिससे जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपकी प्रॉब्लम को ट्रैक किया जा सके और आपको होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम आखिर है क्या? इस स्कीम के अंतर्गत जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं अब जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या फिर बॉन्ड डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू गो थ्रू एन इंटरमीडियरी लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जैसे कि बीच का आदमी चाहिए, वैसा यहाँ पर बीच का कोई व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू प्लेसिंग फंड इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक। अब कुल मिला के ये सरकार है, हमारे पास क्या है? पैसा है। सरकार से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, सरकार हमको 8% का ब्याज देगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, हमने दे दिया अपना पैसा 7 साल के लिए।
तो कुल मिला के यदि देखा जाए ना, तो सरकार क्या काम करती है, मार्केट से पैसा अपने पास लाती है और इस पैसे का वो फिर कहीं पर भी यूज़ कर सकती है, फंड जुटाने का काम करती है। यही बात यहाँ पर बात बताई जाती है। इट इज़ सिमिलर टू प्लेसिंग फंड इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हो बैंक में। द सेम टैक्स रूल्स अप्लाई इन इनकम फ्रॉम जी सिक्योरिटी, लेकिन गवर्नमेंट बीइंग द बोरोवर देयर इज ए सोरेन गारंटी फॉर द फंड एंड हैंस जीरो रिस्क डिफॉल्ट। आप एकदम आपकी गारंटी है पैसे की, क्योंकि सरकार ही आपको दे रही है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ऑफर बेटर इंटरेस्ट रेट देन बैंक फिक्स डिपॉजिट, आपको यहाँ पर ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखो यहाँ पर बात बताया जा रहा है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट यील्ड ऑन द बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6.5% समझ लो, अभी 6.5% आपको ब्याज मिल जाएगा 10 साल के लिए यदि देखोगे। और जो SBI है वो ऑफर कर रहा 5.5% का ऑन डिपॉजिट ऑफ लेस देन 2 करोड़, कितना 5 से लेकर के 10 साल, तो देख लो कितना परसेंट का गैप है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं MPLAD स्कीम्स के बारे में, इसको भी हम अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे। S-400 परचेस यदि इंडिया करता है तो अमेरिका के सैंक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। MPLAD को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो MPLAD जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में 1993 में। इसमें 50 लाख रुपया हर साल दिया जाता था हर MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब हर सांसद को। जैसे यदि आप किसी एरिया के सांसद हैं तो उस एरिया के विकास करने के लिए आपको 50 लाख रुपये एक साल में मिलेगा। बाद में 1 करोड़ कर दिया गया 1994-95 में। फिर तीसरी बार रिवीजन हुआ तो 2 करोड़ कर दिया गया 97-98 में। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट इन 2011-12 राइज द एनुअल एंटाइटलमेंट 5 करोड़, बाद में हो गया 5 करोड़। देयर हैव बीन रेगुलर डिमांड फ्रॉम MPs अक्रॉस पार्टी लाइन टू इंक्रीज अमाउंट फर्दर, अभी भी जो है इसको बढ़ाने की डिमांड हो रही है। कैसे ये काम करती है, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज, क्या कंट्रोवर्सी रहेगी, व्हाट वाज द स्कीम सस्पेंडेड, स्कीम सस्पेंड कैसे हुई, व्हेन एंड व्हाई वाज इट रिस्टोर, ऐसे कई सारे यहाँ पर बातें बताई गई हैं।